एप्पल के हर एक लॉन्च इवेंट में बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए बहुत सारी खुशियां और एप्पल यूजर्स के लिए एप्पल के मूव्स को जस्टिफाई करना, ये ऑलमोस्ट कॉमन हो चुका है। इस बार भी WWDC 2022 में हमें बहुत सारी चीजें एक्सपेक्टेड थी, बहुत सारी चीजें नहीं थी। कुछ चीजें आई, कुछ चीजें हमें सरप्राइज के तौर पर देखने को मिली। क्या है वो सारे अपडेट्स, आपको वो दूसरे बहुत सारे चैनल्स पर मिल जाएंगे। आज की वीडियो में WWDC में जो भी हुआ है उसे मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने नजरिए से समझाने की, या फिर एप्पल ने जो मूव्स लिए हैं उसको काइंड जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, मैं फिर से ये चीज क्लियर कर दूं, एंड्रॉइड यूजर्स चिल रहना। पता है बहुत ज़्यादा स्लो अपडेट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत ज़्यादा लेट आते हैं, हमें पता है, क्या कर सकते हैं। Now, let's talk about iOS. इस OS अपडेट में जो सबसे बड़ा फीचर एंटिसिपेट किया जा रहा था, जो हमें iOS 16 में मिलेगा, वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। वो हमें अभी तक नहीं मिला और ना ही अनाउंस होता हुआ दिखा है। इसका क्या मतलब, अगर नहीं मिला तो नहीं आना होगा, लेकिन शायद वो आ भी सकता है। iPhone 13 सीरीज के अंदर एक सॉफ्टवेयर बेस्ड अपडेट हमें देखने को मिला, सिनेमैटिक मोड, जो हमें iOS 15 के टाइम पे नहीं बताया गया था। और साथ ही साथ iOS 16 में जो लॉक स्क्रीन के अंदर हमें कस्टमाइजेशन देखने को मिला है, जिस तरीके से हम विजेट्स को प्लेस कर सकते हैं, जिस तरीके से हम टाइम, अपने पूरे मूड को चेंज कर सकते हैं, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि iPhone 14 Pro सीरीज के अंदर हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। इसी के साथ लॉक स्क्रीन सबसे बड़ा चेंज था, उसी में एक और चेंज आया है कि हमें नोटिफिकेशन नीचे से देखने को मिल रहे हैं। और ये एक और साइन देता है iPhone 14 सीरीज के अंदर। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीक निकल कर आ रहा है, ऑलमोस्ट कंफर्म लीक है कि हमें iPhone 14 सीरीज में कोई भी मिनी फोन देखने को नहीं मिलेगा। iPhone 14, 14 Max, 14 Pro, 14 Pro Max, ये 4 फोन हमें देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर iOS 16 का ये जो नीचे से नोटिफिकेशन आने वाला पैनल है, ये इस बात को और भी ज्यादा कंफर्म करता है, क्योंकि बड़े फोन के साथ रीचेबिलिटी कम हो जाती है, तो उसको मैनेज करने के लिए एप्पल ने यहाँ पर ये तरीका निकाला है। मैं आपको फिर से ये चीज याद दिला दूं कि इस वीडियो में मैं ओवरऑल जो जो चीजें आई हैं वो नहीं बताने वाला, वो आपको बहुत सारे लोगों ने बता दी है। इसके बाद iOS 15 में हमें फोकस मोड देखने को मिला था, iOS 16 में इसको एक लेवल और ऊपर लेकर जाया गया है। यहाँ पर मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है, आप अपने फोकस मोड को जब चेंज करोगे तो आप अपने लॉक स्क्रीन को भी चेंज कर सकते हो, उसको ऑटोमेटिकली सिंक कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो जैसा आपको चाहिए। ऐसा करने से मेरे हिसाब से हैबिट बिल्डिंग में सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप सोने की आदत डालना चाहते हो, लेकिन हमारा जिद्दी मन नहीं मानता, कैसे समझाओगे उसे? लेकिन आप अपनी विल पावर को किसी तरह स्ट्रॉन्ग कर लेते हो। मान लो कि आपने सोचा है कि आप रोज 11 बजे सोओगे, अब 11:05, 11:10 हो गए, आपने आपका फोन उठाया, आपको टाइम दिखा, आपको यूजुअल फोन दिख रहा है, चांसेस है कि आप उसमें जाओगे, कुछ ना कुछ शायद कर लो। लेकिन वहीं पर अगर लॉक स्क्रीन में आप कुछ ऐसा कस्टमाइज कर लो या कोई ऐसा कोड लिख दो जो आपको, जैसे ही आप फोन को उठाओगे तो आपका लॉक स्क्रीन पे वो कोड लिखा हुआ रहेगा, अब चांसेस ये रहेंगे कि वो कोड आपको मोटिवेट करे, आप फोन को दोबारा रख दो। सिमिलरली, आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अच्छे से सेपरेट करना चाहते हो, इसमें भी ये काफी हेल्प करेगा। आप काम कर रहे हो दिन भर, आप घर जाते हो, वहां पर भी अपना काम लेकर चले जाते हो। यहाँ पर फोकस मोड में आपको होम का ऑप्शन दे रखा है, लेकिन वहां पर कॉल ब्लॉक्स होंगी, ईमेल वगैरह ब्लॉक्स होंगे, नोटिफिकेशन ब्लॉक्स होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन वहीं पर अब आपका लॉक स्क्रीन भी पूरा चेंज हो जाएगा, तो आपको ये पता रहेगा कि भाई मैं अपने घर पे हूँ, अभी मुझे काम नहीं करना। बाकी iPadOS, macOS, इन सब के अंदर जो अपडेट्स वगैरह आए हैं वो इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे नहीं लगे, या फिर उनके पीछे वो सीधे सीधे अपडेट्स हैं, जो चेंज है वही है, उसमें क्या बताना साइकोलॉजी। बात करते हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट की, जो है M2। अब हमारा जो M1 था वो पूरा बना था A14 के ऊपर, M2 जो बना है वो पूरा बना है A15 के ऊपर। अब यहाँ पर अगर हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं तो हमें यहाँ पर जनरली आर्किटेक्चर के अंदर और नोट साइज के अंदर चेंज देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर A14 और A15 के अंदर इन दोनों में से कोई भी चेंज नहीं था। यहाँ पर सिर्फ उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करा गया था। दोनों के दोनों हमें 5 नैनोमीटर पर ही देखने को मिलते हैं, और इसी वजह से M2 के अंदर जो परफॉर्मेंस जंप हमें देखने को मिल रहा है वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना मैंने उम्मीद करी थी। अब यहाँ पर क्या M2 में इंप्रूवमेंट करी जा सकती थी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस? डेफिनेटली करी जा सकती थी, लेकिन ऐसा किया क्यों नहीं गया? क्योंकि एप्पल अभी चाहता था कि वो अपनी बैटरी जो है उसको उतना ही चला कर रखे। यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान अभी एप्पल ने एफिशिएंसी के ऊपर ही दिया है। इसके बाद M2 पे आने वाला सबसे पहला प्रोडक्ट भी लॉन्च हो
जाता है, जो है हमारा मैकबुक एयर। अब जैसे इस प्रोडक्ट को दिखाया गया वैसे ही बहुत सारे लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया कि यार मैकबुक एयर के अंदर भी हमें नॉच देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर लोगों को ये समझना होगा कि भाई ये एप्पल का डिजाइन लैंग्वेज है। एप्पल की खासियत ही यही है कि उसके सारे के सारे प्रोडक्ट्स एक जैसे दिखते हैं। इसे ही हम डिजाइन लैंग्वेज कहते हैं। जो एक्सटर्नल डिजाइन है वो यहाँ पर मैकबुक प्रोस का जो है वही यहाँ पर यूज करा गया है। अगर वहां पर नॉच है तो डेफिनेटली यहाँ पर भी नॉच होनी ही होनी है। अब ये चीज दिखने में उतनी अच्छी नहीं लगती है, माना डिसअपॉइंट होने वाली बात है, लेकिन एक बार जब मैकबुक प्रोज के लिए हो गए तो इस चीज की तो उम्मीद हमें रखनी ही थी कि फ्यूचर के जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे उसके अंदर भी हमें इस तरह का डिजाइन लैंग्वेज देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। प्लस इसका डिसएडवांटेज सिर्फ इसकी लुक्स हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर मैं बात करूं इस नॉच की तो ये जो नॉच का साइज है ये यहाँ पर ये जो हमारी लाइन है ना इसके बराबर है, और इस लाइन में हम कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस विंडो को इससे ऊपर लेकर जाना चाहूँ, मैं नहीं लेकर जा सकता, ये यहीं तक जाएगी। तो देखा जाए तो स्क्रीन के साइज को, उसके फॉर्म फैक्टर को इंक्रीज ही करा गया है। सिर्फ एक डिसएडवांटेज है नॉच का कि वो दिखने में बुरी लगती है। हाँ, मेन जो डिसअपॉइंट होने वाली बात है वो है प्राइसेस का बढ़ना। यहाँ पर दुनिया भर में इन्फ्लेशन चल रहा है, उसका भरपूर फायदा एप्पल ने उठाया है। यहाँ पर आपका जो नया वाला मैकबुक एयर है उसकी प्राइस स्टार्ट होती है 1,20,000 रुपए से। मैकबुक एयर जनरली स्टूडेंट्स या लाइट यूजर्स के लिए होता है, जो डेली ऑफिस का काम करते हैं, छोटा मोटा काम करना होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को देखते हुए 1,20,000 रुपए थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये नहीं है कि इसका दाम 1,20,000 रुपए रखा है। M1 वाला मैकबुक एयर अभी डिस्कंटिन्यू नहीं करा गया है और उसकी प्राइस को जो लॉन्च के टाइम में 92,000 के आसपास थी उसको यहाँ पर बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दिया गया है। अब ये उन्होंने क्यों करा? इन्फ्लेशन की वजह से? शायद नहीं, ये उन्होंने करा है ताकि उनके M2 वाले मैकबुक एयर जो आए हैं उनकी सेल्स बढ़ सके। जैसा मैंने आपको बताया M1 M2 के अंदर अगर आप परफॉर्मेंस को देखते हो तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसी वजह से कोई भी कंपनी जब नया प्रोडक्ट लाती है तो आइडियली उसे अपने पुराने प्रोडक्ट के दाम को कम करना चाहिए। तो अगर इसे कम करता, मान लो 85 भी कर देता, तो मोस्टली यूजर्स के लिए कोई सेंस नहीं बनता कि वो नए वाले मैकबुक एयर के लिए जाएं, ताकि लोगों को ये लगे कि सिर्फ 20,000 रुपए ही तो हैं, वो देकर नया वाला ही ले लो। और क्योंकि यहाँ पर नए वाले मैकबुक एयर के प्राइसेस को ज्यादा बढ़ा दिया गया है जितना सोचा गया था उससे, इससे हमें ये हिंट भी मिलता है कि आईफोन 14 सीरीज के भी प्राइसेस कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ 13 इंच मैकबुक प्रो जो है वहां पर कुछ भी नहीं करा गया, सब कुछ सेम है। सिर्फ यहाँ पर M1 को निकालकर M2 लगा दिया गया है और प्राइस को 10,000 रुपए बढ़ा दिया गया है। अब इसके आने के बाद भी लोगों का ये रिएक्शन था कि यार 13 इंच वाले में कोई भी चेंज नहीं करा गया। मतलब चाहता क्या है एप्पल? तो एप्पल यहाँ पर ये चाहता है कि M1 वाला जो मैकबुक एयर है और M2 मैकबुक प्रो जो है 13 इंच वाला, इन दोनों को जल्दी ही डिसकंटिन्यू कर दे ताकि उनके लाइनअप में सारे एक जैसे दिखने वाले प्रोडक्ट ही रहें। और ये मेरा मानना है, ठीक है, ये कंप्लीटली गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर आपको ये वाला जो M2 मैकबुक प्रो है 13 इंच वाला और मैकबुक एयर दोनों डिसकंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेंगे। तो अब अगर आप मैकबुक वगैरह का इंतजार कर रहे थे तो आपको कौन सा लेना चाहिए? तो अगर आप एक लाइट यूजर हैं तो मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा आप ऑफलाइन चले जाओ या कहीं भी ऑफर वगैरह में देख लेना, आपको M1 वाला मैकबुक एयर सस्ते में मिल जाना चाहिए। अगर आप थोड़े से हैवी यूजर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नए वाले मैकबुक एयर की तरफ जाओ विद 16 GB ऑफ रैम। यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इससे अच्छा तो मैकबुक प्रो ले लेंगे हम, वो 10,000 रुपए तो महंगा है। यहाँ पर अगर हम 1,40,000 रुपए दे रहे हैं, वहां पर 1,50,000 रुपए देंगे। 13 इंच वाला, उसमें कम से कम फैन, बेटर कूलिंग तो मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने अपने इस प्रोडक्ट के अंदर बहुत तगड़े तगड़े काम करे हैं। आज तक मैक्सिमम 3 से 4 बार इसका फैन ऑन हुआ है, उसके अलावा फैन ऑन नहीं हुआ। और ये 8 GB वाला वर्जन है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से रैम ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो मैकबुक एयर 16 GB रैम आपका काम कर देना चाहिए। वहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैगसेफ मिलेगा। मैगसेफ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके दोनों पोर्ट्स खाली रहेंगे वाइल चार्जिंग, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप बहुत ही ज्यादा हैवी यूजर हो तो मैं आपको कोई भी मैकबुक तो रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो प्राइस के हिसाब से बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता। आपके लिए एक वैल्यूएबल परचेज रहेगा मैक स्टूडियो, जहां पर आपको M1 मैक्स देखने को मिलेगा 1,90,000 रुपए के आसपास। तो अभी अगर हम एप्पल सिलिकॉन को उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से अरेंज करने की कोशिश करें तो सबसे कम परफॉर्मेंस आपको M1 देगा, उसके बाद M2
उसके बाद M1 Pro, फिर M1 Max और सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस आपको देगा M1 Ultra। इसके बाद बात करते हैं macOS Ventura की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में जिसका नाम है कंटिन्यूटी कैमरा। यहाँ पर आप अपने किसी भी आईफोन को एक वेबकैम की तरह यूज कर सकते हो। अगर आपके पास Mac Mini है या Mac Studio है जहाँ पर आपने LG Samsung का कोई एक्सटर्नल डिस्प्ले लगा रखा है, उसमें वेबकैम नहीं है, तो आप अपने फोन को एज अ वेबकैम यूज कर सकते हो। जिनको लाइव स्ट्रीमिंग करने में दिक्कत आती थी, क्योंकि आपको पता है इनके कैमरास कैसे होते हैं। इसी के साथ साथ एक और खतरनाक चीज है, जिस फोन के अंदर अल्ट्रा वाइड सेंसर है वहां पर अगर आप अपने फोन को इस तरीके से लगाते हो, अब आपका जो फोन है वो इस व्यू को रोटेट करेगा। उसके बाद जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इस फुटेज को लेगा और रियल टाइम के अंदर इसे कन्वर्ट करेगा इस टॉप डाउन शॉट के अंदर। आप इमेजिन करो कि इसका कितना ज़्यादा यूज़ करा जा सकता है। कोई भी ट्यूटोरियल बना रहा हो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कोई टीचर हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामने बात चल रही है, यहाँ पर वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, तो दोनों चीजें एक साथ दिखाई जा सकती हैं। तो अब ये काम कैसे करेगा वो देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन प्रैक्टिकलिटी की बात करें, थियरी की बात करें, तो वो सुनने में देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। तो मैं तो iOS 16 को अपने फोन के अंदर डालने वाला हूँ। आप नीचे कॉमेंट करके ये बताओ कि आपको एक वीक के बाद का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर चाहिए तो कॉमेंट करके बता देना। जितना मुझे लगा कि हाँ ज्यादातर लोगों को चाहिए तो एक अपडेट बना देंगे, वरना मैं पर्सनली तो एंजॉय करूंगा iOS 16 को। बाकी आपको एप्पल के इस इवेंट के अंदर क्या बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा या क्या चीजें आपको समझ नहीं आई वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। शायद नीचे कमेंट में ही आपको जवाब मिल जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।